जब मैंने जापान का दौरा शुरू किया तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इनके तालीमी निज़ाम को देखना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या निज़ाम है जिसके तहत इस कौम ने इंतहाई जंग-ओ-जदल की एक कैफ़ियत के बाद, तबाहकारियों के बाद ख़ुद को इतने कम अरसे में दोबारा से खड़ा किया और दुनिया की एक मुआशी ताकत बन के उभरा। किस तरह से इन्होंने अपने कल्चर को डेवलप किया, किस तरह से इन्होंने अपने कौम में डिसिप्लिन पैदा किया। सो मैंने फ़ैसला किया कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी और फिर मुझे मौका मिला कि मैं यूनिवर्सिटी आऊँ और ये जो आप सामने कंपाउंड देख रहे हैं, ये इनकी यूनिवर्सिटी का मेन कंपाउंड है, जो कि हितोत्सु यूनिवर्सिटी है। Hi, Assalamu alaikum. I am a little in the outskirts of Tokyo right now. Hitotsubashi is the university जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ. It's a very interesting place. थोड़ा सा outskirts में है, suburban area है ये टोक्यो का, लेकिन रास्ते में लगा नहीं कि कहीं से suburbs शुरू हुए. हमें तो यही लगा कि भाई ये भी एक शहर ही है. बड़ा खूबसूरत, बड़ी ही अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है. वो भी मैं आपको रोड्स वगैरह कुछ दिखाऊंगी. एंड हितोत्सुबाशी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ इस वक्त, और बड़ी ही खूबसूरत मेरे आसपास बिल्डिंग्स हैं. और थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ. अंदर जाके हम स्टूडेंट्स वगैरह से मिलेंगे और ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये यहाँ पर जो दरख्त हैं, वैसे तो मैं फॉल में आई हूँ, सो यहाँ पर वो सकूरा फ्लावर्स जिनको कहते हैं, जो चेरी ब्लॉसम सीज़न होता है, वो यहाँ पर नहीं है अनफॉर्चुनेटली. और बस ऐसा लगता है, जब इस हवाले से मैं इस बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पैसे जो हैं वो वेस्ट चले गए. लेकिन सकूरा फ्लावर्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को, लेकिन ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है. और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि सकूरा फ्लावर्स कि जैसा एक ट्री मुझे यहाँ पर मिला है, और मैं इस ट्री को देखकर एहसास कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ, इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर ये इतना प्यारा लग रहा है तो चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स कितने खूबसूरत लगते होंगे. आप मेरे साथ अभी यहाँ से आपको फूल नज़र आएंगे. सो वो चेरी ब्लॉसम का सीज़न है जो कि यहाँ पर बहुत ही फेमस है, बड़ा मशहूर है. एंड दीज, ये देखें, ये इस किस्म के ट्रीज़ होते हैं और ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि पूरा टोक्यो भरा हुआ होता है और हर जगह इसी तरह के फ्लावर्स होते हैं और सब कुछ होता है. सो ये यूनिवर्सिटी में मैं सैर सपाटे कर रही हूँ, फिर रही हूँ, और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर. बड़ा ही ट्रेडिशनल किस्म का, वैसे जापानीज़ स्टाइल बिल्डिंग्स ये लगती नहीं हैं देखने में, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे एक तरह से पुराने ज़माने का जो यूरोपियन विक्टोरियन आर्किटेक्चर है उसकी याद दिला रहा है. लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि इसमें थोड़ी बहुत छाप आपको जापानीज़ आर्किटेक्चर की भी नज़र आती है. सो ये यूनिवर्सिटी का जो कंपाउंड है, मैं इसमें खड़ी हूँ, और बड़ा ही खूबसूरत ये कंपाउंड है. साफ़ सुथरा, इतनी सफाई है यहाँ पे कि जिसकी कोई हद नहीं है. और ये जो फ्लावर्स मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तो खैर हल्के हैं इस दरख्त पे, लेकिन इसी तरह सकूरा फ्लावर्स या चेरी ब्लॉसम का जो सीज़न होता है वो टोक्यो का बहुत मशहूर है. दूर दूर से लोग वो चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ देखने आते हैं जब वो फुल ब्लूम पे होते हैं फूल. सो ये चीज़ है, और बड़ी अच्छी लगती होगी. आई एम श्योर ये बहुत अच्छा लगता होगा. लेकिन आई एम गोइंग टू मिस दैट. वो तो मुझसे रह गया, वो नहीं मैं देख पाऊँगी, बिकॉज़ मैं एक अलग सीज़न में आई हूँ. लेकिन फिर भी जो भी है, चेरी ब्लॉसम आई कैन इमेजिन के खूबसूरत कितने लगते होंगे. So now we'll go inside and meet the students and faculty members of the university. तो यूनिवर्सिटी में जिस प्रोफ़ेसर से मेरी मुलाकात हुई, जो कि आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनसे मुलाकात मैं आपकी बाद में कराऊँगी, और तफ़सीली मुलाकात इसलिए करानी ज़रूरी है इनसे, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुतअद्दिद बार दौरे कर चुके हैं. इनकी रिसर्च एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान के ऊपर बेस करती है, और इन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकाले हैं पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसको जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए. सो वो एक अलग चैप्टर है जो कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी. लेकिन इस वक्त जो स्क्रीन पर आप स्लाइड देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट परसेंटेज के हवाले से,
तो यही जापान की तरक्की का राज है और यही जापान की तरक्की की बुनियाद है। 1873 में जापान में प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट का जो शरह थी वो सिफर थी। 0% स्कूल में बच्चे एनरोल होते थे और 1917 तक इन्होंने वो एनरोलमेंट की जो परसेंटेज थी उसको 100% बढ़ा दिया। सो आप इमेजिन करें कि 30-40 सालों के अंदर अंदर इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की एनरोलमेंट लड़के और लड़कियों दोनों की 100% कर दी। और इसी टाइम ड्यूरेशन को या इसी टाइम पीरियड को ये मेजी पीरियड कहते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड भी कहते हैं। इसी पीरियड के दौरान जापान ने बेहतरीन तरक्की देखी है, या यूं कहिए कि जापान ने इसी मेजी पीरियड के दौरान अपनी तरक्की का सफर शुरू किया। How Terakoya system was effective in spreading primary education so rapidly? The key is local efforts. Local efforts to develop primary education because central government did not have sufficient money. Japan was a poor country at that time. It was before our economic growth. So central government were not able to give sufficient money. Then local governments and communities found creative ways to raise funds. For example, यहाँ पर डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे थे कि फॉर्मल एजुकेशन जापान में किस तरह से शुरू हुई, क्योंकि बहुत पुराने वक्तों में जब इनकी तालीमी निज़ाम में इतनी जिद्दत नहीं आई थी तो उस वक्त इनके यहाँ टेराकोया स्कूल्स का कॉन्सेप्ट था, जिनको कि इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ मदरसे होते हैं। और उस वक्त जो इनकी तालीम के मसाइल थे वो भी कुछ हमारे से मिलते जुलते थे। उस वक्त जापान एक गरीब मुल्क था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो फंड ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती थी तालीम के लिए। लोकल गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज़ ने खुद मिलकर क्रिएटिव वेज ढूंढे ताकि एजुकेशन को फंड किया जा सके और एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। अच्छा, जो गाँवों देहातों में एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट था, उसके लिए जो कॉमन फंड्स बनाए गए हुए थे, उन फंड्स को भी इन स्कूल्स के ऊपर खर्च कर दिया गया और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तैनात कर दिया गया, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे, कि बच्चों को स्कूल में ही रखा जाए और बच्चे स्कूल से भाग ना पाएं। इसके अलावा कंपटीशन जो था स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान, यानी कि एक गांव देहात के स्कूल का मुकाबला दूसरे गांव देहात के स्कूल से, इस किस्म की चीज़ें भी की गई ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। लेकिन 1870 से लेकर 1880 का जो पीरियड था वो प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से बड़ा ही पेनफुल पीरियड था, क्योंकि जापान उस वक्त खासी गुर्बत से गुजर रहा था। Yeah, this is a west. This is the west wing of the university, and then there is this road in the middle, and a very beautiful road. And then this is the east wing of the university. So this is another heritage building of the university, and data social sciences के subjects यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर classrooms भी हैं, इसमें administration या staff rooms भी हैं, और this is the newest campus with this one of the oldest heritage buildings. प्रोफेसर साहब ने बाद में मुझे एक ट्रेडिशनल जापानीज़ किमोनो गाउन गिफ्ट किया, और जब मैं उनके ऑफ़िस गई तो वहाँ पर मैंने दिलचस्प चीज़ जो देखी वो ये थी कि प्रोफेसर साहब के ऑफ़िस में पाकिस्तान की बेशुमार सौगातें पड़ी थी। He has all these things from Pakistan, you know, super biscuits, click khatai from Tehzeeb Bakers, and then, you know, a lot of things that I can spot here are from Pakistan. हसीब हाफिज़ुर रहमान, मुल्तानी सोन हलवा, रहमत शीरी, and you know, रेवड़ी, chocolate cashew biscuits. So बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की शील्ड है, यानी कि BZU हमारी जो मुल्तान की है, जापान में मुतालियात है पाकिस्तान। So 100 years old auditorium. So we are in this. we have flow, health, lunch, and free distribution of textbooks. So in Japan, 9 years of compulsory education, 6 years at primary school, 3 years at middle school. This 9 years of compulsory education is free. However, the midday lunch is not free. Nowadays, many municipalities are trying to make the school lunch
जापान में पहले 9 सालों की स्कूल की तालीम मुफ्त है और कंपलसरी है और सब लोग मुफ्त पढ़ सकते हैं। 6 साल प्राइमरी स्कूल के और 3 साल हाई स्कूल के, ये कंपलसरी एजुकेशन है जापान की। और इसके साथ-साथ जापान में फ्री टेक्स्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का भी कॉन्सेप्ट है। कानून के तहत किताबों को मुफ्त बाँटा जाता है बच्चों में। इसके अलावा हेल्थ लॉ और लंच लॉ भी मौजूद है। लंच अलबत्ता फ्री नहीं है, बच्चों को पे करना पड़ता है, लेकिन उसको भी फ्री बनाने की कोशिशें जारी हैं। जब मेरा यूनिवर्सिटी का विज़िट कंप्लीट हो गया तो प्रोफेसर साहब और उनकी क्लास के चंद स्टूडेंट्स ने मुझे लंच पर इनवाइट किया और उन्होंने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी के पास चंद रेस्टोरेंट्स बड़े ज़बरदस्त ट्रेडिशनल जापानीज़ खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं। मैंने भी उनको जॉइन कर लिया। So this is a very typical Japanese place that specializes in soba noodles. Soba noodles are noodles made of buckwheat, and they're very popular here. This is one of their corners where you'll have soba broth, basically hot water This is broth. tea, hot tea, This is hot tea, hot coffee, hot coffee, iced coffee, iced coffee, iced and water. ice water, and This what is is a this white Japanese soda or Japanese soda sort of beverage, thing? beverage, some Yeah. kind of beverage. So this is the corner. Iced tea. Whoever walks in, they can come in here and they can, serve themselves. And then we can probably show you around the place if they are making in front of us. These are the soba noodles. So this is a drink, Japanese drink, which in Pakistan is known as lassi. So calavis is the name, Japanese name, and it is made of yogurt. दही से बनता है और पानी में दही मिला के बड़ा पतला सा, इसकी बड़ी थिन कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन इट्स पाकिस्तानी वर्जन वुड बी कॉल्ड लस्सी बिकॉज लस्सी इज ऑल्सो मेड ऑफ योगर्ट. This is green onion and this is wasabi. So we are adding it all to the soya sauce. So we have prawn tempura, eggplant tempura, with soy sauce and wasabi and I think I like it with salt. Yeah, I think I like it with salt more than soy sauce. You dip the noodles also into the soya sauce? Nice. एक तो जापानीज़ खाने बहुत लाइट होते हैं, बड़े फ्रेश होते हैं और उनको खाने के बाद कभी भी आपकी तबीयत बोझिल फ़ील नहीं करती। साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान में हम चुस्की लेकर चाय पीते हैं और उसको माइंड नहीं किया जाता, उसी तरह जापान में स्लर्प स्लर्प करते हुए नूडल्स खाने को भी माइंड नहीं किया जाता, बल्कि उसको एप्रिशिएट किया जाता है और उसका मतलब ये समझा जाता है कि जैसे आपको नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा लगा है और आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। और जापान में भी यही ट्रेडिशन है, जापानीज़ लोग भी नूडल्स स्लर्प स्लर्प कर करके ही खाते हैं। सो वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। और आज के व्लॉग के इख्तिताम पर आपको मैं जापानीज़ लोगों की फ़िटनेस का एक और राज बताती हूँ। ये देखें जी, बाइसिकल्स का जम्मे गफ़ीर है जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर और रेस्टोरेंट के बाहर हमें पार्क्ड नज़र आया। और आखिर में अपना बहुत ख्याल रखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।